हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फॉर द प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्य हेयर और आज का आपका टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, ये आपका एक मेन टॉपिक था जो मैं लेकर आई हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में यहाँ से आते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट comprehensive मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैरोल पिरामिड, ब्राइट्समैन मॉडल, एकरमैन मॉडल या फिर स्टेक होल्डर? यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको चेंज कर लेना। स्टॉक नहीं है यहाँ पे, स्टेक है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, स्टेक होल्डर। स्टॉक होल्डर नहीं है बेटा, स्टेक होल्डर है। ठीक है, स्टेक। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको करेक्ट कर देते हैं। तो बताइए, कौन सा मॉडल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल माना जाता है? देखो, सीएसआर समझ जाओ। सीएसआर का मतलब कंपनी को सीधे डायरेक्ट ये बोला जाता है, अपना प्रॉफिट तो आप लोग 500 करोड़ 1000 टर्नओवर कमा तो रहे हो बेटा, लेकिन इससे ये नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे। आपको सीएसआर बोलती है कि आपको जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, सोसाइटी के लिए भी आपको करना पड़ेगा, सिर्फ अपना अपना फायदा नहीं देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल यहाँ पर मैम होगा ऑप्शन नंबर 1, कैरोल का पिरामिड। अभी कैरोल पिरामिड है क्या, इसको याद कर रखिएगा। ELEP इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो मैं याद आप लोगों को कह रही हूँ, याद कर लो। ELEP मतलब इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और फिलेंथ्रोपिक, जिसको मैं आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी चारों। ठीक है, बात करते हैं फ्राइडमैन मॉडल। देखो बेटा, फ्रीडमैन का मॉडल क्या बोलता है कि हमें सिर्फ शेयर होल्डर का फायदा देखना है। फ्रीडमैन का मॉडल बोलता है हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारी कंपनी के ओनर्स हैं, उनको जितना हो सके उनको रिटर्न मिले, जितना हो सके उनका उनकी झोली भरनी चाहिए। ये बोलता है आपका फ्रीडमैन का मॉडल। एकरमैन का मॉडल बेटा ये बोलता है आपको कि जब कोई चीज होगी ना, जब कोई चीज होगी तभी एक्शन लेगी कंपनी। यानी इतने सालों से इनका कंपनी का पोल्यूशन जो है वो दुनिया की हेल्थ को इतना खराब कर रहा है, इतने ज्यादा पोल्यूशन दुनिया में फैल रहा है इनकी कंपनी से, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब किसी ने आवाज उठाई है या किसी ने बोला है, कंप्लेन करी है ना, तब ये एक्शन लेंगे। एकरमैन मॉडल का सिंपल सा मतलब ये है। लास्ट है आपका स्टेक होल्डर मॉडल। देखो, स्टेक होल्डर में क्या बोलते हैं, क्या खाली शेयर होल्डर के लिए ही सब कुछ रहेगा क्या? जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी रिटर्न है, क्या सिर्फ शेयर होल्डर के लिए ही रहेगा? बाकी कस्टमर है, सप्लायर है, एम्प्लॉयज है, ये सब कहाँ जाएंगे? इसलिए स्टेक होल्डर मॉडल बोलता है कि सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ELEP इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे चार्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे समझाऊंगी तो शायद समझ में ना आए, चार्ट को देख के शायद आप लोगों को समझ इजिली आप लोगों के जो है वो मेमोरी में रिटेन हो जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ caveat emptor, let the buyer be aware, has been replaced by caveat venditor, let the seller be aware, due to which of the following responsibility? आपके ऑप्शन है लीगल, सोशल, ट्रेडिशनल, नन ऑफ दीज अबव। देखो, पहले क्या होता था, कैविएट एम्पिटर का मतलब होता था लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि कस्टमर जो है वो अपनी आंख खोल के और अपनी दिमाग खोल के शॉपिंग करे। अगर सपोज करिए मैं किसी मेडिकल शॉप में जा रही हूँ मेडिसिन लेने, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक करूँ, मैं उसकी दवाइयाँ सब चेक करूँ कि उसने सही दी है नहीं दी है। लेकिन अब ये चीज रिप्लेस हो गई है। अब इसको हटा के बोल दिया गया है कैविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बी अवेयर। यानी अब जो बेच रहा है ना, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो चेक करके दे मुझे कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, मेडिसिन सही तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब इतनी बायर की जिम्मेदारी नहीं होगी जितनी सेलर की जिम्मेदारी होगी, कि अगर वो सामान बेच रहा है ना, अगर उसने कोई फ्रॉड किया तो वो फंसेगा। ठीक है, तो सेलर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर के साथ कोई चीट ना करे, कोई फ्रॉड ना करे। तो ये चीज जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपकी आती है। ठीक है, देखो, लीगल का मतलब तो होता है लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, इसका लेना देना यहाँ पे कुछ है नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है द एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वर्कर टू द फॉर्म डैश इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर्म टुवर्ड्स इट्स वर्कर। ऑप्शन है ग्रुप, सेंटर, यूनियन और बिल्डिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी एंटरप्राइजेस है, उसको जो वर्कर्स काम करते हैं ना कंपनी के अंदर, उनके अधिकारों के प्रति रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कंपनी को। ठीक है, अगर क्या किस चीज के लिए, वो यही तो आपको बताना है डैश। यानी अगर वर्कर्स क्या ऐसा चीज बनाते हैं, वर्कर क्या बनाते हैं, जो वो जो भी चीज वो बनाएंगे, ठीक है, जो ऑप्शन में आपको बताना है,
उसको कंपनी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। याद करो वर्कर्स क्या बनाते हैं। अगर आपने पिक्चर्स वगैरह देखी होगी, तो जो स्ट्राइक पे बैठते हैं वर्कर्स, अब ध्यान रखो, जो ये आपके वर्कर्स जो है, अगर इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, तो ये लोग क्या करते हैं मैम, ये स्ट्राइक करते हैं। अब स्ट्राइक किस फॉर्म में करते हैं, याद करो क्या बनाया जाता है उनका, क्या बोलते हैं, वर्कर यूनियन। ठीक है, वर्कर यूनियन आपने देखा होगा ना कि भाई हम जो वर्कर यूनियन है वो स्ट्राइक पे बैठी है, तो ये जो वर्कर्स है मिलकर एक यूनियन बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर ये वर्कर्स यूनियन बनाते हैं, तो इस यूनियन का रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। कंपनी को उस यूनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके अधिकारों के लिए जो भी वो डिमांड करते हैं उनकी वो चीज उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वर्कर के प्रति। ठीक है, कि वो जो भी संगठन बनाते हैं उसका पूरा रिस्पेक्ट आपको करना है। तो यूनियन, देखा होगा वर्कर्स का यूनियन होता है, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बिजनेस एंटरप्राइज, दे कैन विड्रॉ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें बोला गया है कि जब एम्प्लॉयज अपने बिजनेस या अपनी कंपनी से सेटिस्फाई नहीं होते, देखो जब कोई भी वर्कर्स होते हैं या काम करने वाले होते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते तो वो स्ट्राइक करते हैं, यूनियन बना के, है ना, स्ट्राइक करेंगे, काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, यही तो बोला गया है। तो ये किस आर्ग्यूमेंट के फेवर में ये चीज बोली गई है, ये आपको बताना है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग ग्रोथ, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, या कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। तो देखो अगर, अच्छा एक बात बताओ, इससे गवर्नमेंट का रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी कंपनी के वर्कर जो है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है आपके रूल्स रेगुलेशन से और वो काम करना बंद कर देते हैं, तो इससे गवर्नमेंट रेगुलेशन अवॉइड करने जैसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, साथ ही साथ समस्याओं को अवसरों में बदलना, ये भी इससे रिलेशन तो कुछ आ नहीं रहा मुझे। तो इसका जो आंसर होने वाला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। यानी अब तो आप सोच के देखो, अगर आपकी एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, काम करना बंद कर देंगे, और काम करना बंद कर देंगे तो फिर आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, बिना वर्कर के थोड़ी ना कंपनी चलने वाली है। तो वही ये चीज बोली है कि अगर ऐसा होता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बोलती है, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में ये तर्क बनता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म कंपनी नहीं कर पाएगी, आगे लंबे टाइम तक प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। और यही अगर इनके डिमांड पूरी कर दी जाती है या सेटिस्फाई होते हैं आपके वर्कर्स आपकी बिजनेस से, तो फिर लॉन्ग टर्म तक ये वर्कर्स आपके यहाँ काम करेंगे, जिससे आपको ही प्रॉफिट होने वाला है। तो यही इसमें बोला गया है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। इससे बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको अपना फर्म लंबे समय तक चलाना है, तो फिर बिजनेस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी डिमांड पूरी करनी बहुत जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिंग द फेथ एंड ट्रस्ट थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिजल्ट इन डैश फॉर द बिजनेस, प्रॉब्लम, कियोस, कॉस्ट, या गुडविल। यानी अगर आप, कोई कंपनी है, अगर आपने टाटा वगैरह देखा, टाटा का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आपने ये अंबानी वगैरह का तो सुना ही होगा। इन लोगों ने चैरिटेबल का काम बहुत करते हैं, स्कूल खोल देते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं। अब ये नहीं पता कि अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए, ये तो इतना नहीं मुझे मालूम। लेकिन आपने देखे होंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है ना जो चैरिटेबल वर्क भी करती है, यानी सोशल काम भी करती है। उनके स्कूल्स मिल जाएंगे, उनके उनके हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा मैम, उससे गुडविल क्रिएट होगी, रेपुटेशन बन गई भाई, है ना, विश्वास जगेगा, ट्रस्ट बनेगा बिजनेस के प्रति। तो कहेंगे, जैसे आप रतन टाटा को देख रहे हो, रतन टाटा जो थे, उनकी गुडविल आप सोच सकते हो कि किसी की नहीं, अंबानी की भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रतन टाटा ने ना लोगों के लिए सोच कर देखो बनाया उन्होंने। अब उन्हें पता था कि जो नैनो कार थी इन्होंने बनाई, वो क्यों बनाई थी, कि यार जो 1 लाख में आदमी कार का मजा ले सकता है। ठीक है, वो थोड़ा सेफ्टी रीजन से मुझे सही नहीं लगी थी, क्योंकि वो इतनी छोटी कार है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बचना मुश्किल है लोगों का, वो चीज अलग साइड में रखते हैं। बट उन्होंने कार इसीलिए बनाई थी नैनो, इसलिए बनाई थी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो महंगी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनका कार में बैठने का सपना तो पूरा हो। भाई सपना पूरा हुआ, इसीलिए छोटी कार बनाई जिसमें 4 लोग आ जाएंगे भाई, मम्मी पापा 2 बच्चे। ठीक है, तो वो बैठ के कार का मजा तो ले सकते हैं कम पैसों में। तो उनकी गुडविल कितनी बनी हुई है रतन टाटा की, कि इन्होंने हमेशा लोगों के लिए ही काम किया है। ठीक है, तो यही चीज है जो गुडविल क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगी भाई, अगर सोशल सामाजिक काम करोगे उससे प्रॉब्लम नहीं होती। कियोस्क का भी मतलब यही होता है, कॉस्ट भी क्यों होगी। तो गुडविल इससे क्रिएट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या इन्वेस्टर। देखो नेशनल की बात करी जा रही है, नेशनल इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए बिजनेस को, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो, अपना अपना काम नहीं है भाई, सभी कल्चर सभी रिलीजन को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कम्युनिटी। यानी आपको अगर आपको नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाना है, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब सब मिलकर रहें, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, कम्युनिटी की तरफ होती है, समुदाय की तरफ होती है। कैसे मैम? एक तो भेदभाव करना शुरू करिए, जो अभी हो रहा है शुरू मत करिए, बंद करिए। अभी जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं करने आ। अगर कोई कंपनी में जॉब करने आ रहा है, आपके बिजनेस में किसी को जॉब चाहिए, उसकी काबिलियत देखिए, ना कि उसका धर्म देखिए, ठीक है। ये नहीं है कि हिंदू है तो नहीं जॉब देंगे, मुस्लिम है तो जॉब दे देंगे, सिख है तो जॉब नहीं देंगे, नहीं। किसी भी तरीके का धर्म से रिलेटेड भेदभाव अनएक्सेप्टेबल है। ये घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इंसान वही है भाई, भगवान भी एक ही है, अलग अलग नाम से तो क्या हुआ। आप देवी देवताओं को पूछते हो, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई आपके वाहि गुरु को पूछता है, इससे इंसान तो अलग नहीं हो जाता ना। और सिंपल सी चीज है, देखो ये बहुत मानसिकता के ऊपर है। कहते हैं ना कि अरे इस रिलीजन ने हमें ये करा है, उस रिलीजन ने हमें ये करा है, तो भाई भाई को मारता है। आप खुद देखोगे आपके रिलेटिव्स कितने अच्छे हैं, आप देख सकते हो, वो तो आपकी कास्ट के ही हैं, आपका खून है, फिर आपके साथ कैसे धोखा हो रहा है? अगर ये जातिवाद के हिसाब से धोखे होते होते तो फिर आपके घर में ही आपको क्यों धोखा दिया जा रहा है भाई? ठीक है। तो यही बोला जाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपको कल्चर को बढ़ावा देना है, आपको कल्चर प्रोग्राम क्रिएट करने हैं बिजनेस को, जिससे एकता दिखाई जाए। ठीक है, ये चीजें बोली गई हैं यहाँ पे, कम्युनिटी। आज के टाइम पे जो चीज हो रही है अनएक्सेप्टेबल है भाई, ये एकदम पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग ऐसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013? सेक्शन 125, सेक्शन 135, सेक्शन 145, सेक्शन 155। बताइए कौन सा सेक्शन सीएसआर को बताता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सीएसआर करके जाइएगा। थोड़ा मैं अभी आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्राइब कर दूंगी सीएसआर, ठीक है। सेक्शन 135 इज योर राइट आंसर, सेक्शन 135 के अंदर सीएसआर आता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड एथिकल रूल्स? ऑप्शन आपके कोड ऑफ एथिक्स, सोशल ऑडिट, लॉ ऑफ लैंड या पब्लिक रिलेशन। यानी सिंपल सा बोला गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक किताब होती है, ठीक है, उसके अंदर सारे एथिकल रूल्स लिखे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बस ये आपको बताना है। सोशल ऑडिट, लॉ ऑफ लैंड, पब्लिक रिलेशन या फिर कोड ऑफ एथिक्स। देखो बहुत इजी है, पढ़ लो, एथिकल रूल है तो एथिक ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स। मैम कोड ऑफ एथिक्स होता क्या है? कोड ऑफ एथिक्स एक रूल बुक होती है, एक किताब होती है कंपनी के पास, उसमें ये लिखा रहता है हम अपने कस्टमर्स को हम फेयरली ट्रीट करते हैं, उनको सही प्राइस पे देते हैं, हम उनके साथ फ्रॉड नहीं करते, हम अपने एम्प्लॉयज के साथ पक्षपात नहीं करते। क्या गलत है क्या सही है सब कुछ लिखा रहता है उस किताब के अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज इश्यूड गाइडलाइंस फॉर द नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई या नीति आयोग? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गाइडलाइन इश्यू करता है, ठीक है, कोई भी जैसे गाइडलाइन है, सोशल से रिलेटेड हो, एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, जितना भी चीजों से रिलेटेड होती है ना, उसके लिए वो पॉलिसी जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कौन सी है जो गाइडलाइंस बताती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करना है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेंडिंग ऑन सीएसआर इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनीज हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़? देखो इसमें ये चीज बोली गई है, सीएसआर सबके लिए जरूरी होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट सेट कर रखी है। देखो अब छोटी कंपनी है, उसको खुद ही नहीं कमा पा रही इतना, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या पैसा खर्च करेगी? तो एक लिमिट बनाई गई है कि किस किस कंपनी के पास कितना कितना होना चाहिए, उनको तो सीएसआर पे खर्च करना ही पड़ेगा भाई। तो ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। सबसे पहली चीज आपको बता देती हूँ, जिन कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से या 500 करोड़ से ज्यादा होगी, नेटवर्थ, ठीक है, टर्नओवर जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा होगा, और नेट प्रॉफिट जिसका 5 करोड़ होगा, इन कंपनी को स्पेंड करना है
2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का। ठीक है, अगर ये सीएसआर पे कितना करेंगे मैम, 2% करेंगे। लेकिन अगर ये लिमिट होगी तभी, अगर 500 करोड़ से कम कमा रही है ना बेटा, तो फिर नहीं जरूरत है देने की। लेकिन अगर 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा रहेगा, नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ जाएगा, ये तीनों अगर मानदंड जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अगर ये फॉलो करते हैं तो 2% आपको वहां पे सीएसआर पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन लगा लो। तो यहाँ पे नेट वर्थ पूछी गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 500 करोड़। और टर्नओवर कितना होता है, 1000 करोड़। और 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डिपॉजिट आर द डिपॉजिट दैट आर डायरेक्टली रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, ऑडिटर, ओनर और डायरेक्टर। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब जो आप पब्लिक से पैसा लेते हो डायरेक्टली, तो फिर पब्लिक इसका आंसर हो जाएगा भाई, साफ साफ नाम आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट वो राशियां होती है जो सीधे आप जनता से ही लेते हो। ठीक है, जैसे कंपनी निकालती है ना कि हम मिनिमम 7% जो है वो पब्लिक डिपॉजिट लेंगे, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, गार्जियन ऑफ द कंपनी, एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो अपना पैसा कंपनी के अंदर लगाते हैं। अब पैसा लगाएंगे तो बदले में हक भी चाहिए ओनरशिप का, बदले में वोटिंग राइट भी लेंगे, सारा काम भी करेंगे। उन्हें बोलते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ओनर्स ऑफ द कंपनी इनको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वेस्ट डंपिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, ऑल ऑफ द अबव। जो पानी में जो गंदगी है, प्रदूषण है, किस वजह से आता है बताइए। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, केमिकल की वजह से, ऑल ऑफ द अबव। देखो सारा ही होगा। वेस्ट डंपिंग का मतलब जो आपके घर का कचरा जाता है, घर की गंदगी जो आपकी जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो आपकी इंडस्ट्रीज से आएगा। केमिकल्स तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड डिग्निटी ऑफ पीपल बाय एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, नन ऑफ द अबव। कोई भी एड टीवी पे चलाओगे आप सपोज करिए किसी की भी बिजनेस है, बिजनेस के आपको प्रोडक्ट बनाते हो आप, और वो आप टीवी पे ऐड चलाते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप टीवी पे कोई ऐड चला रहे हो या आप कोई बाहर पैम्पलेट डाल रहे हो, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है बताइए। कोई भी ऐड चला रहे हैं टीवी पे बाहर, तो किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आप हर्ट नहीं कर सकते। तो ये है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऐसी ऐड मत चला दो कि सिख को बुरा लग जाए और हिंदू को अच्छा लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैरोल का पिरामिड, ये है आपका कैरोल का पिरामिड। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ईएलईपी आपको याद कराया था। पहला है मैम इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, यानी आपको प्रॉफिट कमाना है। आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाइए अपनी कंपनी के लिए, बी प्रॉफिटेबल। दूसरा है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग चलिएगा, लीगली होना चाहिए सब कुछ, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं मैम, रूल्स रेगुलेशंस भी मैम फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन एथिकली भी होना पड़ेगा। एथिकली का मतलब क्या सही है और क्या गलत है, वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। ये नहीं प्रॉफिट के चक्कर में लूट लो लोगों को। फिर है फिलोंथ्रफिक। अब मैम हम एथिकली भी सही चल रहे हैं, हम बिल्कुल सही चीजें दे रहे हैं, कस्टमर को ट्रीट कर रहे हैं, सब कुछ सही है। फिलोंथ्रफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, अब बेटा इतना तो कमा तो रहे हो, एक अच्छे सिटीजन तो बन जाओ, यानी एक अच्छे इंसान तो बनो। अब इतना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा बहुत सोशल कॉज के लिए लगा दो, यानी इतना बहुत कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत क्या करो मैम, थोड़ा बहुत चैरिटी भी कर लो, थोड़ा बहुत लोगों के लिए भी भला कर लो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है और चारों चीजें यहाँ पर आ गई है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैमेज द क्वालिटी ऑफ लैंड मेकिंग अनफिट फॉर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन। ऐसा कौन सा पॉल्यूशन है बेटा जो जमीन को खराब कर देता है, जिससे ना खेती कर सकते हैं ना प्लांटेशन। तो लैंड है तो लैंड पॉल्यूशन ही होगा। भाई अगर किसी भी तरीके का केमिकल जमीन के अंदर आ चला जाए ना बेटा, तो खेती नहीं कर सकते, बन जो आपकी इनफर्टाइल हो जाती है, आपकी खेती नहीं होती वहां पे। ठीक है, तो लैंड पॉल्यूशन की वजह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिक्स डील्स विद द राइट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। किसने ये बोला था, पीटर ट्रकर, सी एस राव, जे आर बेटी या फिर सी चाहे। एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन चेक कर लूं, इसका क्या आंसर, वैसे मेरे हिसाब से तो सी एस राव ही होना चाहिए,
बट फिर भी आप लोगों के पास गलत आंसर ना जाए, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। हम्म, देखते हैं ये लाइन किसने कही है। पीटर एफ ट्रकर। वैसे कई कई जगह सी एस राव भी है, ठीक है। राइट एक्शन। पीटर एफ ट्रकर ही इसका आंसर होगा। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ उसका। नहीं, पीटर एफ ट्रकर है, सी एस राव नहीं होगा। थोड़ा डाउट था कि मैंने कहीं सी एस राव पढ़ा हुआ है। चलो, पीटर एफ ट्रकर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। चलिए बताइए, ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है जो सोशली सही नहीं है, मतलब आप गलत कर रहे हो लोगों के साथ, तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है। सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड गुड्स, मेकिंग डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, ऑल ऑफ दीज अबव। सारे ही हैं। सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड गुड्स का मतलब होता है मिलावटी सामान देना, जैसे दूध पी रहे हो गए आप लोग, प्योर अमूल और कंट्री डिलाइट, मदर डेयरी, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, ठीक है, उसमें कैसे बैक्टीरिया मिले हैं, सो लैब टेस्ट में फेल है। तो एडल्ट्रेटेड गुड्स सब में मिलावट है, दाल देख लो, कलर कर देते हैं उस पे, दूध देख लो, नॉट प्योर, चीनी देख लो, मतलब कुछ भी देख लो, सब सामान मिलावटी है, तो ये तो सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस है। मेकिंग डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाना जिससे लोग भ्रमित हो, गलत एडवर्टीजमेंट, ये बहुत गलत है। एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना, काम करवा रहे हो, सैलरी सही नहीं दे रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द नीड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। कॉस्ट सेविंग, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, रिडक्शन रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ऐसी क्या जरूरत है जो आपको अब पता चला है कि हमें पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा, बताइए। सारे ही होंगे यहाँ पे। अब सारे कैसे होंगे मैम, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कैसे सेव होता है, अच्छा एक बात बताइए। पेंट का जो वेस्ट बचता है, पेंट करते हो घर में, पेंट उसका वेस्ट बचता है, आप हवा में उड़ा देते हो, उसको रिसाइकिल भी तो कर सकते थे, आपका पैसा बचता। तो जो चीज आपकी वेस्ट हो रही है उससे आपको उसको रिसाइकिल करिए ना। दूसरा, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की ज्यादा जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमारी स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, दिल्ली में तो जीना हराम है, ठीक है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा बेटा तो लाइबिलिटी भी तो कम होगी। लाइबिलिटी का मतलब पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर आपके आपके बिजनेस से ज्यादा धुआं आएगा ना तो तुरंत गवर्नमेंट आपसे पैसे ले लेगी पेनल्टी के नाम का, ठीक है। तो इससे आपकी लाइबिलिटी भी कम होगी, पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, एडीआर आर इश्यूड इन यूएसए, चाइना, इंडिया एंड कनाडा। एआईडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। ये इश्यू होती है बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। एडीआर होता क्या है, सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ। देखो, एडीआर एक सर्टिफिकेट होता है। कैसा सर्टिफिकेट मैम, सपोज करिए मेरी कंपनी है और मैं अपनी कंपनी ना बाहर अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वो बाहर बेचना चाहती हूँ मैं, कि बाहर वाली कंपनी को बेचना चाहती हूँ उसमें अमेरिका में। नहीं, अमेरिका छोड़ो, कोई और कंट्री लगा लो, अमेरिका ही लगा लो, चलो मैं अमेरिका में अपने शेयर्स बेचना चाहती हूँ, मेरी कंपनी है एक्स वाई जेड। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकती ना वहां पे बेचने के लिए, तो वहां पर एक यूएस बैंक होगा अमेरिका में। वो यूएस बैंक क्या करेगा, मेरे शेयर्स रख लेगा, ठीक है, मैं उसको अपने शेयर्स दे दूंगी और बदले में मुझे एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसे कहते हैं एडीआर। तो अब जो भी वहां की कंपनी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगी, जैसे मेरे कंपनी में पैसा लगाना चाहेगी, तो मैं उनको बदले में एडीआर दिखाऊंगी वहां पे, एक सर्टिफिकेट, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स का। तो उसके बदले में वो यहाँ पे पैसा लगाएगा, समझे, इन्वेस्ट करेगा, उसे बोलते हैं एडीआर। यानी एक सर्टिफिकेट होगा जो आपको अमेरिका बैंक जो होगी ना, अमेरिकन बैंक, वही आपको इश्यू करके देगी। तो आप वो दिखाकर फिर आप अपने शेयर्स बेच सकते हो वहां पे, इन्वेस्टर्स को वहां कह सकते हो आपकी कंपनी में पैसा लगाए। नेक्स्ट है, फंड्स रिक्वायरिंग फॉर परचेसिंग द करंट एसेट्स आर नोन एज वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग। तो देखो, जो भी पैसा छोटे मोटे चीजें खरीदने के लिए होती है, करंट एसेट्स का मतलब समझो डेली क्या, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन वही फंड्स जो आपको, फिक्स कैपिटल कौन सी होती है बेटा, जो बड़ी बड़ी चीजें खरीदने के लिए हो, जैसे मशीन, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी, वो होती है फिक्स कैपिटल। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है,
सपोज करिए मैंने किसी से मशीन उधार पे ले ली यूज करने के लिए, कि मैं मशीन खरीद तो नहीं सकती और मेरे को तो 6 महीने के लिए मशीन दे दो ये बनाने के लिए, उसे बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? आपका प्रॉफिट का पैसा जो आप छुपा के रख लेते हो ताकि आपको आगे काम आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट कोडिफाइड बाय लॉ। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक, एथिकल, लीगल या ऑल ऑफ द अबव। देखो सिंपल सा क्या बोला गया है, फर्म जो है सोसाइटी से एक्सपेक्ट करेगी, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे अभी आप लोगों से पूछते हैं ना, लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, लड़कियां सीधे से जवाब देती हैं कौन से कानून की किताब में लिखा है, या कौन सी लॉ में लिखा है, कहाँ लिखा है, कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है। तो वही चीज बोली गई है जो कानून के अंदर नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं बेटा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो समाज को सही लगता है ना वही आपको करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानून में नहीं लिखा है वो चीज, पर समाज ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि समाज के हिसाब से चलो, समाज के हिसाब से चलो, समाज के हिसाब से चलो, ठीक है, उसको बोलते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये कानून की किताब में नहीं लिखा है। अब किसी को उल्टा जवाब देना होता तो वो सीधे कहते किस किताब में लिखा है, ये कौन से कानून में लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, या जो भी है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली। तो हम कहते हैं समाज की किताब में लिखा हुआ है ना, यही बोला जाता है ना कि समाज को ये चीज सही लगती है तो ये सही होगी, तो उसे बोलते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टुवर्ड्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड सॉरी एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कंट्री। ऑप्शन है इडबी, आईएफसीआई, एलआईसी या आईसीआईसी। इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो। इसका जो राइट आंसर है बेटा इडबी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है ना वो आपकी ये ओवरऑल इंडस्ट्री को डेवलप कराती है, ठीक है, ओवरऑल इंडस्ट्री को डेवलप कराती है और मैनेजमेंट की एजुकेशन में काम करती है कि ताकि जितने वर्कर्स एम्प्लॉयज हैं वो स्किल्ड हो, अच्छी से अच्छी टेक्निक सीखें काम करने के लिए। जैसे सपोज करिए कि एमबीए जहाँ कराया जाता है, आईएम में कराया जाता है ना एमबीए, तो वहां पे कुछ चैरिटी डोनेट कर देना, ठीक है, जो लोग बिजनेस सीख रहे हैं वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना उनको, ये होता है मैनेजमेंट एजुकेशन। तो ये इडबी ही जो है इंस्टीट्यूशन यही फाइनेंस प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर, पे टैक्सेस, सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस टू कंज्यूमर, नन ऑफ द अबव। यानी एक गवर्नमेंट की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट से तो हमारा एक ही लेना देना होता है, टैक्स पे करना, और कोई लेना देना नहीं होता। तो गवर्नमेंट से आपकी बेटा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पे टैक्स पे करिए, टैक्स की चोरी ना करें, ऑनेस्टली आप टैक्स पे करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू। तो बिजनेस की मैंने बोला ना कि अभी आपको बोला कि एक बिजनेस की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को पूरा भर भर के दे। यानी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने जितना बेटा पैसा लगाया है उसके हिसाब से उनको प्रॉपर रिटर्न देने की जिम्मेदारी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इससे बाहर मुझे नहीं लगता पॉसिबल क्वेश्चंस कोई होंगे, आ भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो करे हैं वो ही आए, आ भी सकते हैं, बट मैंने पूरी कोशिश की कि सारा कवर हो जाए आपकी एक वीडियो में। और बाकी अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए और लाइक जरूर कर दीजिए जिससे मुझे पता चले आप लोगों को पसंद आई। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।